नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 20 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 21 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियॉन। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको बताना था इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन सही हो जाएगा। जिसने जिसने कल उत्तर बताया था उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही था। ध्यान रखिएगा, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन जो है वो होता है। चलिए शुरू करते हैं अब अपना प्रश्न इस वीडियो का। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्याओं में से किस समस्या को मामले के अध्ययन के रूप में कक्षा परिचर्चा में जोड़ी जा सकती है। 4 ऑप्शन है। लैंगिक मुद्दों के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। दूसरा कह रहा है कि समय के साथ लोगों की ड्रेसिंग शैली में बदलाव। तीसरा कह रहा है सामाजिक जो आंदोलन है उनके समाधान को समझना। और चौथा कह रहा है कि समय के साथ भाषा की जो प्राथमिकता है उसमें बदलाव। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कल्पना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेख लेखन तो आपका नहीं होगा। व्याख्यान जो है आपका इतिहास में ना होकर जो बड़े बड़े लेक्चर होते हैं वहां पर आपका ज्यादा प्रभावी लागू होता है। सर्वेक्षण आपका विज्ञान में ज्यादा प्रभावी होता है, परंतु कल्पना जैसे कि इतिहास के संबंध में कोई भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसमें कल्पना आप कह सकते हैं एक अच्छा तरीका या सबसे इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न कि हर्बी लव बग सेकंड जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कंप्यूटर वायरस निरोधी एक ऐसा एंटीडोट है जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरसों से बचाव के लिए किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि कंप्यूटर में समस्या के निदान के लिए तैयार किया गया एक विशिष्ट पैकेज है। तीसरा कह रहा है जड़ी बूटियों से विकसित एक औषधि जिसका सेवन बच्चों में सर्दी जुकाम से बचाव के लिए किया जाता है। और चौथा कह रहा है एक नया ईमेल कंप्यूटर वायरस जिसके कारण ईमेल सुविधाभोगी कंप्यूटर जो प्रयोक्ताओं हैं उनमें कुछ साल पहले आतंक फैल गया था उससे संबंधित है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो प्रश्न का लेवल आपको देखने में ही हाई लग रहा होगा, थोड़ा सा कठिन है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एक नया ईमेल कंप्यूटर वायरस जिसके कारण जो ईमेल सुविधाभोगी हैं, सुविधाभोगी मतलब जो ईमेल का उपयोग करता है, उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं, कंप्यूटर प्रयोक्ताओं में कुछ साल पहले आतंक जो है वो फैल गया था। तो ये है आपका हर्बी लव बग सेकेंड। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, पूछताछ प्रक्रिया का परिणाम जो है वो क्या होगा। एक व्यक्ति द्वारा दुनिया का बहुत अलग किंतु परस्पर कुंठित विचार। दूसरा कह रहा है सभी विषय में लागू किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दुनिया के बारे में उपयोगी ज्ञान होना। और चौथा कह रहा है विभिन्न विषय और उनसे संबंधित दुनिया भर के जो विचार हैं उनकी अखंडता को सुनिश्चित करना। इसी प्रकार के आपके पेडागोजी सेक्शन से जो है वो प्रश्न आते हैं जो कि आपको सीटेट के अपर प्राइमरी में देखने को मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जो पूछताछ प्रक्रिया उसका परिणाम क्या होगा, प्राकृतिक और मानव निर्मित दुनिया के बारे में उपयोगी ज्ञान होना, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कर है वो केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है। भू राजस्व, मनोरंजन कर, बिक्री कर या सीमा कर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा कर जो है वो केंद्रीय सरकार एकत्रित जो है वो करती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सीमा कर जो है वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं कि जैसे कि केंद्रीय सरकार द्वारा यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया, आपसे राज्य सरकार द्वारा पूछ लिया जा सकते हैं कर इनमें से कौन से हैं। तो थोड़ा सा एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो सीमा कर जो दे रखा है ये आपका केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित करती है, यानी कि केंद्र सरकार लगवाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो हम यहाँ पर याद कौन से करेंगे, जो बाकी ऑप्शन है, यानी कि ये आपके भू राजस्व कर, मनोरंजन कर और बिक्री कर जो कि राज्य सरकार द्वारा जो है वो लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको केवल छोटा सा यहाँ पर नाम देखिए लिखा हुआ है भू, और यहाँ आपका माँ देखिए और बिक्री, यानी कि भूमि की जो बिक्री होती है, जैसे कि आपका कहीं पर मकान है, प्लाट है, तो आप उसे बेच देते हैं,
बस यही आपकी ट्रिक का हिस्सा है। इतना सा आप याद रखेंगे। भूमि की बिक्री, तो भू से आप याद रखेंगे भू राजस्व कर, मी से यानी कि माँ से आप याद रख सकते हैं मनोरंजन कर, और बिक्री से आप याद रख सकते हैं कि आपका बिक्री कर। अब इसी से और भी आप जोड़ सकते हैं। जब भूमि की बिक्री करते हैं तो एक स्टाम्प लगाया जाता है, आप जानते हैं, तो स्टाम्प कर भी आपका इसी में ही आता है। अब जब आपकी भूमि बिकी है, कोई दूसरा नया घर बनाएगा तो घर में गाड़ी बंगला भी आएंगी, तो यानी कि गाड़ी से आप याद रख सकते हैं मोटर वाहन कर भी आपका इसी में आता है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर में ही आता है। इसके साथ साथ एक आपका पथ कर होता है, यानी कि जो सड़क कह सकते हैं जो होती है, तो यानी कि आप जो अब भूमि बिकेगी कहीं ना कहीं उस सड़क से होकर जाएंगे तो उसको भी उसी से जोड़कर याद रख सकते हैं कि जो पथ कर है वो भी आपका राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर के अंतर्गत ही आता है। तो बस इतना सा ध्यान रखिएगा। भूमि की बिक्री या भूमि बिकी, तो भू से आपका भू राजस्व कर, माँ जो है इससे मनोरंजन कर, बिक्री में जो है ये आपका बिक्री कर। अब जब आप भूमि बेचेंगे तो उस पर स्टाम्प लगेगा, यानी कि स्टाम्प कर। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जब आपकी भूमि बिकी, नया घर बना, तो घर में मोटर गाड़ी आई, यानी कि मोटर वाहन कर। और उसके साथ साथ जो मोटर वाहन आया है वो सड़क से होकर आया है, तो सड़क से आपका पथ कर यानी कि सड़क कर। इस टाइप से आप सभी याद रख सकते हैं। और जितने भी आपके कर बचे वो सब किस में चले जाएंगे, वो सब आपके केंद्रीय सरकार द्वारा जो एकत्रित किए जाते हैं उसमें चले जाएंगे। जैसे कि उसमें आपका सीमा कर ऑप्शन डी में दे रखा था, आय कर होता है, निगम कर होता है, धन कर होता है, उपहार कर होता है, संपत्ति कर होता है, कृषि कर होता है, ऐसे बहुत से होते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न छठा, कि निम्नलिखित में से किस स्तर में हीथर बाची और रैंडी बैल के संक्षिप्त जांच सूची के 4 स्तर शामिल नहीं हैं? संरचित जांच, मार्गदर्शित जांच, आप ओपन या सत्य जांच, या अनुसंधान जांच। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी अनुसंधान जांच जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर नाम जो लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले इसको समझिए, हीथर बाची और रैंडी बेल। तो ये जो नाम लिखा हुआ है रैंडी बेल, तो ये दोनों जो नाम लिखे हुए हैं इनके नाम से जो है वो जांच स्तर जाने जाते हैं। तो टोटल आपके जो है वो 4 जो है वो जांच स्तर है, उनके नाम ध्यान रखिएगा। पहला आपका होता है पुष्टिकरण जांच, दूसरा होता है आपका संरचित जांच, तीसरा होता है आपका निर्देशित जांच जिसे आप मार्गदर्शित जांच भी कहते हैं जो कि आपका ऑप्शन में है, और चौथा होता है आपका सत्य जांच। तो पुष्टिकरण जांच, संरचित जांच, निर्देशित जांच और सत्य जांच, ये जांच के जो 4 स्तर होते हैं, ये आपके जो आपके प्रश्न में लिखा हुआ है हीथर नहीं, आपका ला होगा, यानी कि हीलर, हीलर बाची और रैंडी बेल जो है इनके जांच स्तर नामक लेख में जो है वो शामिल किए गए। आपका अनुसंधान जांच जो है ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है वो कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य या दयानंद सरस्वती। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि महावीर स्वामी जो है आपका सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर जो है वो ऋषभ देव थे, और 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो आपके महावीर स्वामी थे। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, तो इसलिए 24वें यदि पूछा जाए तो महावीर स्वामी, परंतु संस्थापक जैन धर्म के पूछा जाए या प्रथम तीर्थकर पूछा जाए तब आपको ऋषभ देव जो है वो टिक करना है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां, कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कथन दे रखा है परीक्षण और त्रुटि, दूसरा दे रखा है अनुबंधन, तीसरा दे रखा है अंतर्दृष्टि। दिए गए तरीकों के बीच सीखने के तरीके क्या हैं ये आपको बताना है। केवल एक होगा ऑप्शन, या 1 और 2 दोनों होगा, 2 और 3 होगा, या 1, 2 और 3 तीनों होंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों ही आपके सही हो जाएंगे, या कह सकते हैं दिए गए तरीकों के बीच सीखने के तरीके में आपके परीक्षण और त्रुटि भी आपका आ जाता है। परीक्षण और त्रुटि जो है ये आपके सीखने के जो प्रोत्साहन प्रतिक्रिया सिद्धांत है उससे संबंधित होते हैं। अनुबंधन तो आपने अवश्य पढ़ा होगा,
जो कि पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। अंतर्दृष्टि की बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया जो कि बुद्धि के उच्च स्तर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो तीनों ही आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां कह रहा है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? उज्जैन में थी, तक्षशिला में थी, नालंदा में थी या विक्रमशिला में? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो थी? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था जो है आपकी नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां कि कैसे विवेचनात्मक चिंतन की प्रभावकारी रणनीति एक व्यक्ति मदद करता है? आसान सीख देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है, यहाँ पर नियंत्रित होगा, और चौथा कह रहा है स्मृति जो है उसको बढ़ाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भावनाओं को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, विवेचनात्मक चिंतन की जो प्रभावकारी रणनीति एक व्यक्ति में कैसे मदद करती है, तो भावनाओं को नियंत्रित करके जो है आप कह सकते हैं मदद करती है। दूसरे की भावनाओं को और जो मूल्य हैं उनके मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के लिए भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां कि घाटे के बजट की पूर्ति जो है वो कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर या उपयुक्त में से कोई भी अथवा सभी प्रकार से? आपको बताना है घाटे के बजट की पूर्ति जो है वो कैसे की जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से आप घाटे के बजट की पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर या नोट छाप कर। तो ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां कि परियोजनाएं जो हैं डैश में की जा सकती हैं? सहकारी समूहों, जोड़े में, व्यक्तिगत रूप से, केवल व्यक्तिगत रूप से या केवल छोटे समूह में या केवल जोड़े में की जा सकती हैं? तो आपको बताना है कि परियोजना इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपको ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा, केवल कहीं ना कहीं एक लिमिट तय कर रहा है, तो तीनों ही ऑप्शन आपके कट जाएंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि परियोजनाएं जो है वो सहकारी समूहों, जोड़े में या व्यक्तिगत रूप में जो है वो की जा सकती हैं। यही आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भिन्न है? कोणार्क, तंजावुर, तिरुपति या जमशेदपुर? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो भिन्न है, यानी कि चारों से जो है वो अलग है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अच्छा प्रश्न है, चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर। क्यों? क्योंकि जो कोणार्क है, तंजावुर है और तिरुपति है, ये तीनों ही आपके मंदिर या तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि जो जमशेदपुर है ये आपका इस्पात कारखाने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो आपका इस आधार पर आप दोनों को, यानी कि जमशेदपुर को जो है इन तीनों से जो है वो अलग कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुभवजन्य साक्ष्य को प्रभावित करता है? शिक्षक, प्रभावकारिता और छात्र परिणाम दोनों, शिक्षक के साथ साथ छात्र का ज्ञान, शिक्षक के साथ साथ छात्र की मानसिकता या केवल शिक्षक प्रभावशीलता? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षक, प्रभावकारिता और छात्र परिणाम दोनों। तो आप कह सकते हैं जो अनुभवजन्य साक्ष्य है इसको ये जो है वो प्रभावित करता है। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? मादक पेय पदार्थ, पर्दा प्रथा, मनोरंजन के साधन या ये सभी? आपको बताना है कि वैदिक काल में इनमें से कौन सा जो है वो नहीं था। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्दा प्रथा जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि वैदिक काल में आपका पर्दा प्रथा नहीं था, बाकी मादक पेय पदार्थ भी था, मनोरंजन के साधन भी थे। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, पर्दा प्रथा जो है उस समय विद्यमान नहीं था।
अगला प्रश्न कह रहा है 16 की शिल्पकार और जो व्यापारी हैं उनकी एसोसिएशन को डैश के रूप में जाना जाता है, श्रेणी के रूप में, संघ के रूप में, अखाड़ा के रूप में या सभा के रूप में। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। शिल्पकारों और व्यापारियों की एसोसिएशन को डैश के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए श्रेणी जो है वो सही हो जाएगा। भारत के आप कह सकते हैं जो दक्षिणी भाग है उसमें जो शिल्पकार हैं या जो व्यापारी हैं इनकी समिति को श्रेणी के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये क्या करते हैं, दूसरों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और इसके साथ ही कच्चे माल को भी खरीदते हैं और तैयार जो उत्पाद है उसका वितरण भी जो है ये करते हैं। अगला प्रश्न 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है इसका आवश्यक तत्व नहीं है, आपको बताना है। जनसंख्या नहीं है, भूमि नहीं है, प्रभुसत्ता नहीं है या संसद नहीं है। आपको बताना है कौन सा राज्य का, देश का नहीं पूछा गया यहाँ पर पूछा गया है राज्य का कौन सा आवश्यक तत्व जो है वो नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर संसद जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संसद है ये आपके पूरे राष्ट्र के संबंध में आप कह सकते हैं राज्य का यहाँ पर पूछा गया कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। होते कौन कौन से हैं, जनसंख्या आप सभी जानते हैं होती है, भूमि तो होती है, प्रभुसत्ता भी होती है। और यहाँ पर जो प्रभुसत्ता है ये भी आपकी दो प्रकार की होती है, इसके भी दो पक्ष होते हैं, एक आपका होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी प्रभुसत्ता। तो आंतरिक जो प्रभुसत्ता होती है उसमें क्या होता है, अपनी सीमाओं के भीतर ही कह सकते हैं इसका सर्वोच्च अधिकार होता है, या कह सकते हैं आंतरिक रूप से जो राज्य हैं उनसे ऊंचा ऐसा कोई भी प्राधिकार नहीं है जो बल प्रयोग करके कोई दूसरा जो है उनसे कार्रवाई करवा सके। और जो बाहरी प्रभुसत्ता है वो आपका कभी कभार पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रभुसत्ता का जो बाहरी आयाम होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में दखल जो है वो नहीं दे सकता है। ध्यान रखिएगा बाहरी प्रभुसत्ता के अंतर्गत कोई भी राज्य दूसरे राज्य के आंतरिक जो मामले उनमें दखल नहीं दे सकता। ये आपके प्रभुसत्ता के दो पक्ष जो है वो होते हैं। यहाँ पर उत्तर आपका संसद सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। अनंत वर्मन निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश से संबंधित थे? चेर राजवंश, चोल राजवंश, गंग राजवंश या चंदेल राजवंश। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंग राजवंश जो है वो सही हो जाएगा। अनंत वर्मन जो है ये दक्कन क्षेत्र के गंग वंश से जो है वो संबंधित थे। और गंग जो राजवंश है उसमें कोलार है, बेंगलुरु है, मैसूर है, ये सभी जिलों पर उस समय जो है वो शासन हुआ करता था, जो कि उत्तर में उड़ीसा तक जो है वो फैला था। नाम आप केवल ध्यान रखिएगा, अनंत वर्मन जो है गंग राजवंश से संबंधित हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अभी तक आपने ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार डेली अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी डेली इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करने के लिए दोपहर 3 बजे अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं ऐड है तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप कहीं से भी ऐड हो सकते हैं। तो वहां पर आपको पीडीएफ सारी चीजें आपको उपलब्ध होती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं अपना प्रश्न। कनिष्क की राजधानी क्या थी, यहाँ पर पूछा गया है। पाटलिपुत्र, कन्नौज, पुरुषपुर या दिल्ली। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पुरुषपुर जो है वो सही हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी जो है वो पुरुषपुर थी, जिसका वर्तमान में नाम पेशावर है। ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान वाला नाम भी आजकल आपको ऑप्शन में लिखा देखने को मिल सकता है, और आप पुरुषपुर रट के गए और आपको वहाँ ऑप्शन में ना देखने को मिले तो गलत आपका ना हो। तो वर्तमान में इसका नाम पेशावर है और ये जो है पुरुषपुर जो है इसका पहले जो है वो नाम था। चलिए देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित शहरों में से किसमें जो है वो IIM स्थित नहीं है। चार ऑप्शन है, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, कानपुर। प्रीवियस ईयर से यह प्रश्न यहाँ पर मैंने पूछा है, तो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। ऑप्शन A, B, C, D टाइप करके भी बता सकते हैं, ये डायरेक्ट नाम यहाँ पर टाइप करके भी बता सकते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किसमें IIM जो है वो स्थित नहीं है।
इसका उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।